तो आपके जो चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के लिए। बाकी इसकी वेटेज जो है लगभग 10 नंबर की रहेगी। और इसमें एक बार देखते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, सारी बातों को एक बार देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें आपको पॉइंट बताया था इकनॉमी, ठीक है। तो इकनॉमी जो है उसमें ये एक छोटा सा इंट्रो था कि 3 तरह की हो सकती है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर, ठीक है। 2 सेक्टर का मतलब हो गया जिसमें हाउस होल्ड भी है और फर्म भी है। हाउस होल्ड का मतलब होता है एक तरह से जो कंज्यूम करता है, और फर्म का मतलब होता है जो प्रोड्यूस करता है। बाकी अगर गवर्नमेंट भी हो गई तो हम कह देते हैं 3 सेक्टर इकनॉमी। और अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, बाहर की दुनिया को भी कंसिडर कर लेते हैं तो हो जाती है 4 सेक्टर इकनॉमी, ठीक है। तो हमारे प्रैक्टिकली वैसे 4 सेक्टर इकनॉमी ही होती है, लेकिन हमारी स्टडी के लिए सिर्फ हम 2 सेक्टर पढ़ रहे होते हैं वैसे तो। और जब 2 या 3 सेक्टर इकनॉमी जो होती है उसको क्लोज्ड इकनॉमी बोलते हैं, क्योंकि उसमें कोई बाहर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन जब बाहर की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब जो 4 सेक्टर इकनॉमी होती है, उसको हम ओपन इकनॉमी बोल देते हैं, ठीक है। फिर आपको बताया था कि 3 बेसिक गतिविधियां होती हैं इकनॉमी के अंदर। ये भी क्लास 11th का ही टॉपिक है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक है कि जिसको आप इकनॉमी में फेजेस बोलते हो। तो एक होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि भाई आप कुछ वैल्यू एडिशन करते हो, गुड्स या सर्विसेज बनाते हो। दूसरा हो गया कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब हो गया कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो उन गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर लेते हैं अपने सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स के लिए। और तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट, जो प्रोड्यूसर करता है, और प्रोड्यूसर अपने मतलब कैपिटल स्टॉक में जो बढ़ोतरी करता है, जो वृद्धि करता है, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये टैटू बना हुआ है इन्वेस्टमेंट वाला, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, नाम याद रखना है। बाकी फिर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे उसमें पहला था फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी। इसमें ये कहानी समझाई दी कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि गुड कौन कंज्यूम करता है। तो अगर जैसे मान लो हम कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए गुड्स कंज्यूम करते हैं, जैसे आप अपने कंजम्पशन के लिए गुड्स कंज्यूम करते हो, ठीक है, तो आप अगर कोई भी चीज़ सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक खरीदते हो तो वो कंजम्पशन गुड यानी कि कंज्यूमर गुड या फाइनल गुड हो जाती है। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं मान लो किसी प्रोड्यूसर पर। अब प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन के लिए मशीन खरीदता है ना, 5 साल 10 साल चलाएगा, या इक्विपमेंट खरीदता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं हम, कैपिटल गुड, वो भी फाइनल गुड होता है। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर लेट से रॉ मटेरियल खरीदता है, यानी कि वो प्रोडक्शन में उसको इस्तेमाल कर लेगा, जल्दी से यूज़ हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो ये उसको इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। और या फिर वो कोई ऐसी चीज़ खरीद रहा है जो वो रीसेल कर देगा, जैसे मोबाइल डीलर है, उसने मोबाइल ख़रीदा तो वो मोबाइल को रीसेल करेगा। तो रीसेल के पर्पज़ से अगर कोई चीज़ खरीदी गई है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होती है। बाकी फाइनल गुड्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करते, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स कई बार अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। और नेशनल इनकम में आपको याद रखना है कि फाइनल गुड्स ही हम इंक्लूड करते हैं, यानी कि फाइनल एक्सपेंडिचर ही हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, है ना। इसी तरह एक डिफरेंस था कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड का, वो सिंपल है। कंजम्पशन गुड मतलब वही कंज्यूमर गुड, आपने कोई भी सामान खरीदा तो वो क्या है, कंज्यूमर गुड। और अगर किसी प्रोड्यूसर ने कोई सामान खरीदा प्रोडक्शन करने के लिए तो उसको बोल देंगे कैपिटल गुड। बाकी कंज्यूमर गुड ड्यूरेबल भी हो सकता है, नॉन ड्यूरेबल भी हो सकता है। ड्यूरेबल मतलब जो लंबी अवधि तक चलेगा, नॉन ड्यूरेबल मतलब जो सिंगल यूज़ टाइप हो गया, कम जल्दी ख़राब हो जाएगा। कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो आमतौर पे ड्यूरेबल ही होते हैं, मतलब कि वो लंबी अवधि तक ही चलेंगे। अच्छा, फिर एक छोटा सा टर्म आपको समझाया था प्रोड्यूसर गुड्स का। तो प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब होता है जो प्रोड्यूसर खरीदता है, तो इसमें रॉ मटेरियल भी आ जाते हैं और इसमें कैपिटल गुड्स भी आ जाते हैं। तो ये एक सिंपल पॉइंट है। फिर उसके बाद आपको बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज जिसे बोलते हैं। तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं अपने लिए। एक था लैंड, फिर लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना। तो ये तो सिंपल कहानी है। बाकी हमें ये याद रखना है कि हर फैक्टर सर्विस के बदले में एक फैक्टर पेमेंट मिलती है, या जिसको आप फैक्टर इनकम कहते हो। तो लैंड के बदले में मिलेगा रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। तो ये इनको बोलते हैं फैक्टर इनकम्स, है ना, मेहनत की कमाई। फिर हमने एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का।
तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर आपको याद हो, ये समझाया था कि हम दो सेक्टर की बात करते हैं। तो एक होते हैं हाउस होल्ड और एक होते हैं फर्म्स। अब इसमें आपको क्या स्टोरी समझाई थी, 4 पॉइंट्स में स्टोरी चलती है। पहला पॉइंट था कि हाउस होल्ड जो हैं वो फैक्टर सर्विसेज फर्म को प्रोवाइड करते हैं, फिर फर्म उस फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड्स को क्या पे करती हैं, फैक्टर पेमेंट्स। फिर उसके बाद जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर्स बनाते हैं वो सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर्स किसको बेच देते हैं, हाउस होल्ड्स को। पॉइंट नंबर 3 हो गया। और उसके बदले में हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को पैसे दे देते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। तो 4 पॉइंट्स में मतलब इस तरह की एक पूरी सर्कुलर फ्लो की आपको कहानी समझाई थी। अब इसमें जो पॉइंट नंबर 1 और 3 होता है, यानी कि जिसमें मनी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उस फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो। और जो पॉइंट 2 और 4 होता है जिसमें मनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसको बोलते हैं मनी फ्लो। तो ये कहानी थी। फिर मैंने कहा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैंने कहा था ये आपके लिए सिलेबस में वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी रट लो, पता होने चाहिए, बाय चांस आ जाए तो। लीकेज और इंजेक्शन। लीकेज का मतलब होता है कि कई बार सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर चला जाता है, उसको लीकेज बोलते हैं। और कई बार उसी सर्कुलर फ्लो में हम पैसे को वापस अंदर ले आते हैं, तो उसको इंजेक्शन बोलते हैं। अब लीकेज कब हो सकती है, लीकेज हो सकती है कि भाई मान लो आपने किसी हाउस होल्ड ने सेव कर लिया तो वो पैसा विड्रॉ हो जाता है, या सरकार कभी कभी टैक्स लगा देती है तो पैसा विड्रॉ हो जाता है, या आप सामान बाहर से खरीद लेते हो, इंपोर्ट कर लेते हो तो पैसा बाहर चला जाता है। तो ये सब लीकेजेस हैं। तो आप एग्जांपल याद रखना, बस बाकी इसकी ज़्यादा कहानी में मत पढ़ना क्या है। और इंजेक्शंस इसी तरह पैसा जब आ जाता है फ्लो में, या तो इन्वेस्टमेंट, या सरकार सब्सिडी दे देती है, या आप एक्सपोर्ट्स कर देते हो, सामान बाहर बेच देते हो, तो विदेशी पैसा हमारे पास आ जाता है। फिर एक और डिफरेंस था इसी तरह इंपॉर्टेंट, फ्लो वेरिएबल और स्टॉक वेरिएबल का। तो फ्लो वेरिएबल कौन से होते हैं, जो चलते रहते हैं, मतलब एक स्थिति नहीं रहती एक टाइम पे। हाँ, वो एक टाइम पे कैलकुलेट होता है स्टॉक वाले। और स्टॉक वाले एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होते हैं, उसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता। बाकी फ्लो वाला जो होता है उसमें टाइम डायमेंशन होता है बेसिकली, है ना। हमें ये बस मेन चीज़ ये याद रखनी है कि जो नेशनल इनकम है, जो हमारा मेन चैप्टर है, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं होता। बाकी इसके एग्जांपल्स जो आपको अलग अलग क्वेश्चनों में वैसे करवाए हैं वो याद रखने हैं। कुछ चीज़ें फ्लो होती हैं, कुछ चीज़ें स्टॉक होती हैं, तो क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है कई बार कि कौन सी चीज़ क्या है। इसी तरह एक और छोटा सा डिफरेंस था, वो तो अब आपको पता ही होगा, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम का। फैक्टर इनकम कौन सी होती हैं, जो फैक्टर सर्विस के बदले में मिलती हैं, यानी कि वो वही 4 हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और ट्रांसफ़र इनकम जो होती हैं वो यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब वन साइडेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, जिसमें हम कोई सर्विस तो प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन बिना सर्विस के भी हमें पैसे मिल रहे होते हैं। तो जैसे पॉकेट मनी हो गया, कोई डोनेशन हो गई, कोई गिफ्ट आपको मिल गई, कोई स्कॉलरशिप मिल गई, या और भी इस तरह की चीज़ें, रेमिडांसेस एटसेट्रा। अच्छा जी, फिर उसके बाद थी डेफिनेशन। ये तो चलो खैर आपको रटनी है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं नेशनल इनकम की। बाकी तो नेशनल इनकम सिंपल भाषा में पता होना चाहिए भाई, नेशनल इनकम का मतलब है कि जो हमारे रेसिडेंट्स ने फैक्टर इनकम कमाई उसको टोटल कर देंगे तो उसको हम बोल देते हैं नेशनल इनकम। अब हाँ, एक चीज़ बस इसमें क्लियर होनी चाहिए कि रेसिडेंट कौन, तो रेसिडेंट किसे बोलते हैं हम, जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है। तो मेन डेफिनेशन इसकी यही है। बाकी सिटीज़न और रेसिडेंट जो है इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, ये बात ध्यान रखनी है। सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है, कानूनन कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन रेसिडेंटशिप का कॉन्सेप्ट एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखते हैं। बाकी डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन डुअल रेसिडेंटशिप का कॉन्सेप्ट पॉसिबल नहीं हो सकता। ये भी एक छोटा सा डिफरेंस था। तो हमारे चैप्टर में रेसिडेंट वर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिटीज़न कोई हो ना हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं, ये एक स्टार पॉइंट था, जो इंडिया में रहते हैं लेकिन उनको हम अपना रेसिडेंट नहीं कहेंगे। जैसे कोई फॉरेन स्टूडेंट ये पढ़ने आया है, तो क्या आप इसको अपना रेसिडेंट कहोगे? नहीं। या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट पर इंडिया आया है, तो क्या आप उसे अपना रेसिडेंट कहोगे? नहीं। या कोई फॉरेन एयरक्राफ्ट की मतलब हवाई जहाज़ का क्रू मेंबर है, तो क्या आप उसे अपना रेसिडेंट कहोगे? नहीं। या विदेशी कंट्री का कोई ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिशियन है, तो क्या आप उसे अपना रेसिडेंट कहोगे? नहीं। तो ये चारों हमारे रेसिडेंट नहीं हैं।
बाकी जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं, बॉर्डर वर्कर्स मतलब समझ गए, याद है एग्जाम्पल? तो वो सुबह जाते हैं भारत से, मान लो काम करने नेपाल जाते हैं, फिर शाम को वापस आ जाते हैं, तो ये हैं बॉर्डर वर्कर्स। तो बॉर्डर वर्कर्स को आप कौन से देश का रेसिडेंट मानोगे? जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इसमें यही परिभाषा हमको दे रखी है। तो ये बेसिकली मतलब कहानी होती है रेसिडेंट की, ठीक है ना। उसके बाद फिर था जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर और समझा देता हूँ पहले। जीडीपी डिफ्लेटर में आपको ये बताया था कि दो तरह के जीडीपी होते हैं, एक होते हैं नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। तो क्या फ़र्क है दोनों में जी? रियल जीडीपी में हम एक बेस ईयर का प्राइस लेते हैं और नॉमिनल में जो ईयर चल रहा है उसका। बिल्कुल सही। तो रियल जीडीपी में हम किसी बेस ईयर का प्राइस लेते हैं, मतलब आज से 10 साल 20 साल पुराना कोई प्राइस लेते हैं, और नॉमिनल जीडीपी में हर साल प्राइस चेंज होता रहता है, क्योंकि जिस साल का जीडीपी निकालते हैं उस साल का प्राइस लेते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हैं। तो इसको बोलते हैं मतलब जीडीपी। अब जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला याद रखना है आपको, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। कई बार हो सकता है जीडीपी डिफ्लेटर दूसरे नाम से आ जाए, तो इसका दूसरा नाम था करंट प्राइस इंडेक्स, सीपीआई भी बोल सकते हैं। बस बाकी फॉर्मूले को घुमाना ये सब तो आपका बच्चों वाली काम है, वो तो आप कर ही लोगे। लेकिन ये याद रखना है कि नॉमिनल और रियल जीडीपी में दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर माना जाता है? रियल जीडीपी, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब ट्रू पिक्चर दिखाता है, क्योंकि वो सिर्फ क्वांटिटी से अफेक्ट होता है, जबकि नॉमिनल जीडीपी तो प्राइस से भी चेंज हो जाता है और क्वांटिटी से भी चेंज हो जाता है। तो वो मतलब थोड़ा सा कम अच्छा मेजर होता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का। तो अब इस टॉपिक में एक ही क्वेश्चन बनता है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कई बार पूछ लेता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कि रियल जीडीपी जो है क्या वो देश के वेलफेयर को शो करता है? तो करता तो है, लेकिन इसके लिमिटेशंस हैं 4। तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रियल जीडीपी में नहीं आती, लेकिन फिर भी वेलफेयर हो रहा होता है, और कई बार ऐसी चीज़ें हैं जो रियल जीडीपी में आती हैं लेकिन फिर भी देश का वेलफेयर नहीं हो रहा होता है। तो वही लिमिटेशंस हमें याद रखने। जो इसमें पहला था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। तो इसमें मैंने आपको याद हो तो एग्जांपल दिया था कि मान लो पहले रिच के लिए हम 30 डब्बे बनाते थे और पुअर के लिए 70, तो टोटल कितने डब्बे बनाए? 100। अब मान लो हमने ये डब्बे बढ़ाकर कर दिए 300, तो अब देखने में तो क्या लगेगा कि जीडीपी बढ़ गया, लेकिन अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, 300 के नीचे देखो, तो 299 डब्बे रिच के लिए बनाए हैं और एक डब्बा पुअर के लिए, तो क्या आप इसको वेलफेयर कहोगे? नहीं कहोगे। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है जीडीपी का, तो फिर हम उसको वेलफेयर नहीं कह सकते। इसी तरह जीडीपी का कॉम्पोजिशन, मान लो जब हमने 2008 में 100 डब्बे बनाए थे, तो उसमें कंज्यूमर गुड्स थे 70 और डिफेंस गुड्स थे 30। लेकिन अब हमने जब 300 डब्बे बनाए तो उसका कॉम्पोजिशन देखो ज़रा, उसमें कंज्यूमर गुड कितने हैं? सिर्फ 1, और डिफेंस वाले लड़ाई झगड़े के गुड्स कितने हैं? 299। तो क्या आप इसको वेलफेयर कह सकते हो? नहीं। तो खाली जीडीपी बढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि वेलफेयर हो, अगर कॉम्पोजिशन ख़राब है तो फिर जीडीपी बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरा होता है जी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब था बार्टर। अब बार्टर में क्या होता है कि ये चीज़ें जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं होती हैं। अब मान लो इसने उसको एप्पल दिया, उसने इसको केक दिया, या कुछ भी चीज़ उन्होंने आपस में चेंज करी, तो अब दोनों जने खुश होंगे, दोनों को इसका मतलब वेलफेयर मिल गया। लेकिन क्या ये जीडीपी में रिकॉर्ड होगा? नहीं, क्योंकि बार्टर में कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, तो ये जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो इसीलिए जीडीपी ऐसी चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। और चौथा लिमिटेशन होता है जीडीपी के अंदर, रियल जीडीपी और वेलफेयर के अंदर, एक्सटर्नलिटीज़। कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका प्रभाव पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी पड़ सकता है, लेकिन हम उन चीज़ों को शायद जीडीपी के अंदर ना शो कर पाएँ। अब जैसे 2 बच्चे यहाँ पे पौधे लगा रहे हैं, तो इससे पेड़ बनेगा, एक अच्छी बात हो रही है, तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है, पर क्या जीडीपी इसको रिफ्लेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी तरह वो धुआं उड़ रहा है उधर से फैक्ट्री से, उस धुएं से बाजू वाली बिल्डिंग के 2 लोग मर रहे हैं, मान लो धुएं की वजह से, तो ये एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, पर जीडीपी क्या इस धुएं को रिफ्लेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो कई बार जीडीपी ऐसी एक्सटर्नलिटीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता जिनका प्रभाव हम पर पॉजिटिव या नेगेटिव तरीके से पड़ रहा होता है। तो ये मतलब जीडीपी और वेलफेयर के बीच में मतलब एक लिंक ना होने के 4 लिमिटेशंस हैं जो याद रखने हैं। तो क्लियर हो गई कहानी यहाँ तक? चलो ठीक है जी, तो पहले यहाँ तक कहानी ओके हो गई है।
चलो, तो ये हो गए आपके लिमिटेशन वाली कहानी। फिर उसके बाद एक बड़ा ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाया था, वो था डोमेस्टिक टेरिटरी का। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं बताओ। तो इसमें आपको ये बातें बताई थी कि जो आप भारत का वो नक्शा देखते हो वो तो अपनी टेरिटरी है ही है, वो तो सबको पता ही है, लेकिन उसके अलावा देखो 5 बातें क्या क्या हैं। ये देखो, ये रशिया के अंदर मान लो इंडियन आर्मी का कैंप लगा हुआ है, तो जो हमारे डिफेंस बेसिस होते हैं वो भी हमारी टेरिटरी माने जाते हैं। या फिर जो समुद्र के अंदर बहुत बड़े बड़े ये रिग्स होते हैं, रिग्स का मतलब होता है बड़े बड़े कंटेनर, तो ये जो कंटेनर लगे हुए हैं ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी माने जाते हैं। इसी तरह जितनी भी इंडियन एम्बेसीज़ हैं जो दुनिया भर में कहीं पर भी हुए है ना, किसी भी देश में जो इंडियन एम्बेसी होती है वो भी हमारी टेरिटरी मानी जाती है। इसके अलावा कुछ समुद्री पानी है, टेरिटोरियल वाटर्स, वो भी हमारी ही टेरिटरी का पार्ट होता है। मतलब कुछ हद तक, ऐसा नहीं कि आप तैरते तैरते अपना पहुंच गए कहीं और, कुछ हद तक टेरिटोरियल वाटर्स हमारी ही टेरिटरी का पार्ट होता है। इसी तरह जितने भी इंडियन एयरक्राफ्ट्स या इंडियन वेसल्स, मतलब पानी के जहाज हैं, वो सब भी हमारी ही टेरिटरी माने जाते हैं। तो इन सब के ऊपर एक आदमी जो आप देख रहे हो बना हुआ, वो इस स्टोरी को समझाने के लिए बनाया था कि ये सब आदमी अगर यहाँ पर खड़े हुए हैं तो इसका मतलब वो डोमेस्टिक टेरिटरी पर खड़े हुए हैं, ये माना जाएगा। तो अगर वो आदमी वहाँ कंटेनर पर खड़ा है तो टेरिटरी पर है, ये आदमी इस एम्बेसी की छत पे खड़ा है तो भी टेरिटरी पर है, ये आदमी हवाई जहाज़ के ऊपर खड़ा है तो भी टेरिटरी पर ही है ना, ये शिप पे खड़ा है तो ये टेरिटरी पर ही खड़ा है। तो ये सब लोग एक तरह से हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पर ही खड़े हैं। परंतु 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 इंडिया में जितनी फॉरेन एम्बेसीज़ होती हैं, उस फॉरेन एम्बेसी के अंदर अगर कोई है तो वो हमारी टेरिटरी नहीं मानी जाती। तो ये बात भी आपको यहाँ पे समझाई थी। तो न्यू दिल्ली में अगर यूएस एम्बेसी के अंदर वो आदमी वहाँ छत पे खड़ा है तो फिर वो, इसका मतलब टेरिटरी पर नहीं है, फिलहाल डोमेस्टिक टेरिटरी ये कंसिडर नहीं होती है। बाकी डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको एक ही जगह यूज़ पे आता है, वो मैंने यहाँ लिखवाया था आपको, कि हमें डोमेस्टिक इनकम कई बार पूछ लेता है कि भाई डोमेस्टिक इनकम जो है वो बताओ। तो डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि भैया अगर कोई भी इनकम, मतलब कोई भी फैक्टर इनकम हमारी टेरिटरी पर कमाई गई है तो वो सारी ही डोमेस्टिक इनकम होती है। बाकी फॉर्मूला तो खैर आपको इसको पता ही है। बताओ क्या होता है डोमेस्टिक इनकम, NDP-FC। चलो, बाकी कन्वर्जन के लिए 3 टूल्स पढ़े थे हमने। पहला टूल है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन जो है वो तो एक तरह से आपको पता ही है, नॉर्मल वेयर एंड टियर जो आप यूज़ करते हो अपने एसेट्स को, या कुछ ऑब्सोलीसेंस हो जाता है एक्सपेक्टेड, मतलब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन क्या डेप्रीसिएशन को आप कैपिटल लॉस कहोगे रोहित भाई? नहीं, उनमें अंतर होता है। कैपिटल लॉस जो होता है वो एक अनफोर्सीन इवेंट की वजह से होता है ना, और कैपिटल लॉस जो होता है उसके लिए आप कोई प्रोविज़न जनरली मेंटेन नहीं करते, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है ना। कैपिटल लॉस तो होता है कि अचानक से आपका मोबाइल फ़ोन मान लो 5वें माले से गिर गया तो अब नुकसान हो जाएगा जो भी है, तो उसको हम डेप्रीसिएशन नहीं कह सकते। तो कैपिटल लॉस एक अलग चीज़ होती है, डेप्रीसिएशन बेसिकली एक अलग चीज़ होती है। फिर दूसरा टूल होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का बेसिक फार्मूला तो आपको पता ही है, क्या है? फीफा माइनस फीटा। और इसको नेशनल इनकम वाले मेथड के बाद आप और लिंक कर सकते हो, क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, एक नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और एक नेट रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेसिडेंट कंपनीज अब्रॉड। ठीक है, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी आप पढ़ते हो इनकम मेथड में, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ते हो, और नेट रिटेन्ड अर्निंग्स भी पढ़ते हो। तो 3 कंपोनेंट्स अगर पूछे तो ये रट लेना, आर का सिंबल बना हुआ है, इसमें ज़्यादा बुद्धि चाहे लगे ना लगे, रट जरूर लेना। और तीसरा कन्वर्जन का टूल होता है मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट या इनडायरेक्ट टैक्स या सब्सिडी, इन सब का यूज़ कह सकते हो। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो तो आपको पता ही है, सरकार लगाती है, और सब्सिडी भी सरकार फाइनेंशियल ग्रांट देती है। तो इससे एक छोटा सा फॉर्मूला पहले नीले रंग में जो हाईलाइटेड है वो याद कर लो। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बाकी कन्वर्जन का टूल क्या है वो आपको मैं मान के चल रहा हूँ, कन्वर्जन के तीनों टूल सबको आते हैं भाइयों बहनों, एक बार बता देना, फिर भी मैं ओरली बोल देता हूँ। ग्रॉस का फॉर्मूला होता है नेट प्लस डेप्रीसिएशन, इससे इधर उधर तो कर ही लोगे अपने आप। इसी तरह नेशनल प्रोडक्ट का होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA, तो इससे भी इधर उधर तो कर ही लोगे अपने आप।
और तीसरा आप कह सकते होता है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इससे इधर उधर हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन के मतलब 3 टूल्स हो गए। और नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, वो और देख लेते हैं एक बार। पहला तो होता है प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड। इसके स्टेप्स आपको ये लिखवाए थे कि प्रोडक्शन मेथड के अंदर हम पहले पूरी इकनॉमी को कितनी तरह से डिवाइड करते हैं, 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। फिर हम हर सेक्टर का निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं GVAMP। फिर जब हम हर सेक्टर के GVAMP को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? नहीं, वैल्यू एडेड नहीं बोलते, उसको बोलते हैं GDPMP, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में यही लिखा है कि जब आप सारे ग्रॉस वैल्यू एडेड को जोड़ लेते हो तो क्या बन जाता है? GDPMP। अब GDPMP आने के बाद आपको अगर नेशनल इनकम निकालना है तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो तो मैं मान रहा हूँ आपको फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद तो मैं ओरली सुना देता हूँ। GDPMP, उसके बाद प्लस NFIA माइनस NIT, तो ये बन जाएगा NNPFC, ठीक है। तो वो तो कन्वर्जन है। अच्छा जी, अब निकालेंगे कैसे सर? उसका एक फार्मूला दिखा दो हमें। तो निकालने का फार्मूला वेरी सिंपल है जी। आप सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस लेने के लिए लेते हो वैल्यू ऑफ आउटपुट और उसमें से माइनस करते हो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है वो देख लो अच्छे से। 2 चीज़ें उसमें जोड़नी है, एक जोड़ना है सेल्स और एक जोड़ना है चेंज इन स्टॉक। सेल्स जो होती है वो 2 प्रकार की हो सकती है, एक को बोलते हैं डोमेस्टिक सेल्स और दूसरे को बोलते हैं एक्सपोर्ट्स, मतलब विदेशी सेल्स। अब डोमेस्टिक सेल्स तो किसी को भी कर सकते हो, आपने हाउस होल्ड को कर दी, फर्म्स को कर दी या गवर्नमेंट को कर दी, ये सब हो गई आपकी डोमेस्टिक सेल्स। बाकी एक्सपोर्ट मतलब विदेश में बेचा। अच्छा, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला तो याद है रोहित भाई, क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, चेंज इन स्टॉक तो याद ही रखना है। बाकी इसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं। अच्छा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है वो देख लो, उधर ग्रीन कलर में जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है कि जब आप कोई नॉन फैक्टर इनपुट खरीदते हो। नॉन फैक्टर इनपुट का मतलब होता है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के अलावा अगर कोई खर्चा करते हो आप, तो जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज करा तो वो एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, है ना। ये सब चीज़ें तो आमतौर पे यही आपके मतलब एग्जाम्पल और क्वेश्चनों में ज़्यादातर रहता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बाकी इसको आप इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर की नज़र से भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, वो एक ही बात होती है बस। बाकी तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम GVOMP भी कह सकते हैं, ये आपको बताया था। कई बार सेल्स ना गिवन हो क्वेश्चन में तो उसको निकालने के लिए आप प्राइस इनटू आउटपुट कर सकते हो। ये सब बातें आपने क्वेश्चनों में मैंने आपको करवाई हैं, तो आप देख ही लोगे। बाकी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो भी 2 जगह से परचेज हो सकती है, एक डोमेस्टिक परचेज और एक इम्पोर्ट्स, बाहर से अगर आपने करा है तो। अच्छा जी, दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड। ये सबको सबसे आसान लगता है मेथड, क्योंकि इसमें पहला स्टेप तो सेम ही है। पूरी इकनॉमी को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और हर सेक्टर का आपको फैक्टर इनकम निकालना है। तो फैक्टर इनकम कैसे निकलता है? इसमें 3 चीज़ें जोड़ते हैं, बताओ, याद है रोहित भाई? COE, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो COE मतलब होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। वैसे तो आपने क्वेश्चंस कर ही लिए, लेकिन ओरली समझा देता हूँ। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया जिसमें वेजेस एंड सैलरी, मतलब वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और तीसरी चीज़ क्या आती है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक, ये आता है। जैसे एम्प्लॉयर ने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करा तो वो आता है। बाकी ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है बताओ? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। बाकी इसके अंदर आता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। 4 बातें हो गई। उसके बाद प्रॉफिट के अंदर 3 चीज़ें क्या क्या आती हैं? प्रॉफिट के अंदर आता है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये आपको फॉर्मूले में जो लिखवाया था वो याद रखना है, ठीक है। बाकी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड तो आपको डायरेक्टली दे रखा होता है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं उनकी मिक्स्ड इनकम, मतलब कि उनकी इनकम को हम अलग अलग नहीं कर सकते, तो उनकी इनकम को मिक्स्ड इनकम बोल देते हैं।
अच्छा, अब इन सबको स्टेप 3 में जब जोड़ लेते हैं तो इन तीनों को जोड़कर क्या आता है, डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी, और फिर उसको कन्वर्ट करके तो आप क्या निकाल लोगे, नेशनल इनकम, वो तो हो ही जाएगा। बाकी फिर मैंने आपको ना प्रिकॉशंस भी लिखवाए थे, ये भी आप एक बार गो थ्रू ज़रूर कर लेना, कई बार पूछ लेता है। प्रिकॉशन हालांकि आपको पता ही है, बेसिक बातें हैं। ट्रांसफ़र इनकम लेनी है कि नहीं लेनी, नहीं लेनी, नहीं लेनी, ब्लू कलर वाली चीज़ें नहीं लेनी, इलीगल एक्टिविटी की इनकम नहीं लेनी। अच्छा, किसी ब्रोकर ने कोई सेकेंड हैंड गुड्स बेचकर कमीशन कमाया, लेकिन कमीशन अर्न करता है तो लेते हैं, यही थर्ड पॉइंट में लिखा है। तो कमीशन अर्नड ऑन सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो कमीशन कमाया तो लेते हैं, लेकिन अगर सेल करी तो सेल वैल्यू नहीं लेते। तो मान लो मैंने अपना सेकेंड हैंड मोबाइल बेचा 100 रुपये में, तो वो 100 रुपये नेशनल इनकम में नहीं आएंगे, लेकिन उसको बेचने के लिए किसी ब्रोकर को मैंने 5 रुपये दिए, वो आएंगे। ठीक है, बाकी इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स ओन ऑक्यूपाइड हाउसेज, वो सब आएंगे। लॉटरी इनकम नहीं आएगी। आपने जो सरकार को इनकम टैक्स पे करा नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉम्पनसेशन में आ चुका। और आपने जो सरकार को कॉर्पोरेट टैक्स पे करा वो भी अलग से नहीं आता, क्योंकि ये सब कंपलसरी पेमेंट्स हैं जो हम सरकार को करते हैं, और ये ऑलरेडी कॉम्पनसेशन या प्रॉफिट्स का पार्ट हो चुके हैं। तीसरा और सबसे आसान और आखिरी मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसके भी स्टेप्स याद रखना। पहला स्टेप इसमें थोड़ा सा अलग है। अब इस मेथड में हम इकोनॉमी को कितने यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, 4, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हाउस होल्ड्स का खर्चे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर सरकार के खर्चे को क्या बोलते हैं, GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर जो फर्म्स खर्चा करती हैं, फर्म्स जो इन्वेस्ट करती हैं, इन्वेस्टमेंट के खर्चे को क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उससे हम निकालते हैं नेट एक्सपोर्ट्स, और नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब इन चारों खर्चों को जोड़ लिया जाता है, मतलब PFCE, GFCE, GDCF और नेट एक्सपोर्ट, इन चारों खर्चों को जोड़ लेंगे और इन चारों खर्चों को जोड़कर हमें GDP MP मिल जाता है। और फिर उसके बाद स्टेप 3 में आप कन्वर्ट कर दोगे तो आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। तो कन्वर्ट तो कर ही लोगे, GDP MP माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। अच्छा, इसमें भी प्रिकॉशंस हैं, वो भी पढ़ लेना, पता होने चाहिए, एक बार गो थ्रू कर लेना कि भाई ये जैसे फाइनल गुड्स या फाइनल एक्सपेंडिचर जो होते हैं सिर्फ उन्हीं को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट वालों को नहीं करते हैं। बाकी अगर आपने कोई सेकेंड हैंड गुड खरीदा रोहित भाई तो लोगे क्या, नहीं लेना है, ठीक है। शेयर डिवेंचर खरीदे कोई तो लेना है क्या, नहीं लेना, क्योंकि वो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। तो थर्ड पॉइंट पढ़ लो, यही है प्रिकॉशन, तो इसलिए तुम्हें प्रिकॉशन ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तो शेयर डिवेंचर खरीदना जो होता है वो सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, उनसे माना जाता है कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही, तो इन खर्चों को नहीं लेना है। फिर तुमने कोई ट्रांसफ़र पेमेंट पे करी तो लेना है क्या, नहीं लेना। ओल्ड एज पेंशन इसका एक एग्जाम्पल है, वो एक ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, लेकिन रिटायरमेंट पेंशन जो है वो एक ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं होती है, तो उसको लेते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ओल्ड एज पेंशन और रिटायरमेंट पेंशन में कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, ओल्ड एज पेंशन नहीं लेते, रिटायरमेंट पेंशन लेते हैं, तो ये याद रखना है। बाकी आपने अगर कोई अपने प्रोडक्शन के लिए गुड्स बनाए उसको, उस पर जो खर्चा करा वो ले लेंगे, तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ले लेंगे। तो ये बेसिकली हमारे वो 3 मेथड्स हो गए जिनसे आपको अल्टीमेटली न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता है। तो मेन तो न्यूमेरिकल्स हो गए, लेकिन हाँ फॉर्मूला याद रखना है तीनों मेथड से कि क्या अप्लाई होता है। तो क्लियर हो गई कहानी, ओके हो गया, चलो जी।